हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कोरोना वायरस के चलते विद्यालय के खुलने का समय अनिश्चित है। विद्यालय अनिश्चितकाल के लिए बंद हैं। इसीलिए ताकि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे, मैंने यूट्यूब में एक चैनल बनाया है जिसका आप सभी लोग लाभ लेंगे, मुझे ऐसी आशा है। और एक हमने व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया जिसमें लगभग सभी लोग जुड़े हुए हैं। उसमें मैं आपके लिए पीडीएफ पीडीएफ भेज रहा हूँ जिसमें आपका जो नोट्स हैं, सिलेबस है, अन्य मेरे साथी शिक्षक भी उसमें पीडीएफ भेज रहे हैं। तो उनका लाभ लेंगे, आप उनको नोट्स बनाएंगे और उससे पढ़ाई करेंगे। तो हम अपने विषय की ओर चलते हैं। अर्थशास्त्र जो आपने कक्षा 12 में पढ़ना है, अब उसमें दो किताबें आपके पास होंगी। पहली व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। वास्तव में दोनों ही अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। जैसे एक उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत, अर्थात उसकी उपयोगिता का निर्धारण कैसे होता है, वह किसी वस्तु की मांग कितनी और कब करता है। इसी प्रकार से हम एक फर्म के उत्पादन के सिद्धांत, फर्म की लागत के सिद्धांत, कीमत का निर्धारण किसी वस्तु का, ये सब चीज़ें हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करेंगे। दूसरी ओर समष्टि अर्थशास्त्र है जिसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। अर्थात एक देश की राष्ट्रीय आय के बारे में अध्ययन हम यहाँ करेंगे, एक देश के रोजगार की क्या प्रवृत्तियाँ हैं उसका अध्ययन यहाँ करेंगे, एक देश के बजट के बारे में अध्ययन करेंगे, या किसी देश के विश्व के शेष देशों के साथ, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, आयात निर्यात कैसे हो रहा है, विनिमय दर कैसे उनकी बदलती रहती है, इसके बारे में अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो महत्वपूर्ण घटक है वह कीमत निर्धारण है। अर्थात एक उपभोक्ता, कीमत निर्धारण और कीमत संयंत्र यहाँ काम करता है। समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था की समस्या क्या है। अर्थात एक प्रश्न होता है कि आर्थिक समस्या किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास जो साधन हैं, जो आवश्यकताएं हैं, अर्थात जो हमारे पास आवश्यकताएं होती हैं वह अनंत होती हैं। एक आवश्यकता की पूर्ति होती है और 10 हमारी नई आवश्यकताएं जन्म लेती हैं। आप अपने उदाहरण लीजिए या कहीं भी देखिए, इस प्रकार से मानव व्यवहार है। लेकिन दूसरी ओर उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो साधन हैं जिनसे हम आवश्यकताएं पूरी करेंगे वह सीमित मात्रा में है। उनकी एक सीमा है, वह अनिश्चित नहीं है, वह अनंत नहीं है। तो उन जो साधन हैं आवश्यकताओं को पूरा करने के, उनके वैकल्पिक प्रयोग संभव हैं। एक उनकी विशेषता सबसे बड़ी यह है कि उनके वैकल्पिक प्रयोग संभव हैं। अब उन वैकल्पिक प्रयोग, अब वैकल्पिक प्रयोग समझा रहा हूँ शब्द क्या है। जैसे हमारे पास एक खेत का टुकड़ा है, उस खेत में हम चाहें तो अनाज उत्पादन करें, या हम चाहें उसमें सब्जी उत्पादन करें, या हम चाहें उसमें बागवानी करें, फल के पेड़ लगाएं, या हम चाहें उसमें पोल्ट्री फार्म, अगर हम व्यापारिक यूज़ करना है तो हम मुर्गी फार्म खोलें उसमें, या कुछ और फैक्ट्री खोलें, कुछ और काम कर सकते हैं। इतने सारे हमारे खेत के प्रयोग हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी आवश्यकता क्या है। हमारे लिए अनाज कम है तो हम अनाज उत्पादन करेंगे, हमें कुछ रोजगार चाहिए होगा तो हम पोल्ट्री फार्म या फैक्ट्री खोलेंगे। तो एक साधन के इसी प्रकार से उत्पादन के जितने भी साधन हैं, भूमि हो, श्रम हो, पूंजी हो या साहस हो, उसके वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं। और उन वैकल्पिक प्रयोगों में से हमने कौन सा चुनाव करना है, किस साधन, उस साधन का प्रयोग हमने किस कार्य में लगाना है, किस आवश्यकता की पूर्ति में लगाना है, इसलिए हमें चुनाव करना पड़ता है। और यहीं से चुनाव की समस्या अर्थात अर्थशास्त्र शुरू होता है। तो यह है अर्थशास्त्र की एक समस्या, एक अर्थव्यवस्था की समस्या, जिसे हम आर्थिक समस्या कहते हैं। अब इसके बाद इसी से मिलता जुलता अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं होती हैं। अर्थात केंद्रीय समस्याएं क्या हैं, अर्थात जो हमारे पास संसाधन हैं उन संसाधनों का आवंटन किस प्रकार से करें, सबसे पहली केंद्रीय समस्या है। दूसरी होती है इसमें कि हम जो साधन हैं उनका कुशलतम प्रयोग कैसे करें। और तीसरी केंद्रीय समस्या है कि हम अपने देश का या अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास कैसे करें। जो पहली केंद्रीय समस्या है कि उत्पादन साधनों का आवंटन कैसे किया जाए,
अर्थात आवंटन मतलब बंटवारा। जो हमारे पास उत्पादन के साधन हैं उन उत्पादन के साधनों का हम किस प्रकार से बंटवारा करें, अर्थात किस उत्पादन के साधन को किस कार्य में लगाएं। तो इसके लिए हमारे पास 3 इसके सब हेडिंग्स हैं, आपने पढ़ा होगा, आप पीडीएफ देखेंगे उसमें दिखेगा। पहला है उत्पादन क्या किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम ऐसी वस्तुओं का या सेवाओं का उत्पादन करेंगे जिससे हम अपने देश के नागरिकों का अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। दूसरी ओर उत्पादन कैसे किया जाए, जो दूसरी समस्या है इसके अंतर्गत कि उत्पादन कैसे करें मतलब कि हम या तो पूंजीगत जो हमारे पूंजी प्रधान तकनीक अपनाएं या श्रम प्रधान तकनीक अपनाएं। पूंजी प्रधान तकनीक ऐसी उत्पादन की तकनीकी जिसमें अधिक पैसा खर्च होता है। जैसे हम आजकल देखते हैं कि हम कहीं रोड बननी है तो वहाँ पर जो जेसीबी मशीन लगी हैं, क्रेन लगी हैं, ये सब काम, जितने काम को मजदूर 2-3 महीने में करते उतने काम जेसीबी मशीन एक दिन में कर दे रही है। यह पूंजी प्रधान तकनीक है। यहाँ पर हमें श्रमिकों की आवश्यकता अधिक नहीं है, यहाँ पर हमें उन मशीनों को खरीदने के लिए पूंजी की आवश्यकता है। दूसरी ओर श्रम प्रधान तकनीकी है। तो श्रम प्रधान तकनीक क्या है कि जहाँ पर हमें पैसा कम लगे, हमें अगर उसी रोड को हमने श्रम प्रधान तकनीक से करना होता है तो हम वहाँ पर मजदूर लगाते हैं। वो पैसा कहाँ लगाएंगे, मजदूरों को देने के लिए या जो हमने यंत्र खरीदे उनमें उनको रोजगार मिलेगा। यह श्रम प्रधान तकनीक है। जैसे अगर हम किस देश की अगर बात करें, किस देश में पूंजी प्रधान तकनीक हो, किस देश में श्रम प्रधान तकनीक हो, तो हम कह सकते हैं कि जिस देश की जनसंख्या कम होती है तो वहाँ पर पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है, और भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में हम श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करना हमें चाहिए। और तीसरा इसमें आता है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। हमने कहा कि जो उत्पादन क्या किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए। अब उत्पादन किसके लिए किया जाए, जो तीसरा पार्ट इसका है साधनों का आवंटन में, उत्पादन किसके लिए किया जाए। जो हम देखते हैं कि हमारे जो देश के नागरिक हैं उनकी क्रय क्षमता के आधार पर हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करें ताकि उनका क्रय कर सकें और अर्थव्यवस्था चलती रहे। इसलिए हम यहाँ पर एक समस्या ये कहते हैं। अब दूसरी मेन हेडिंग में जाते हैं। पहली हेडिंग थी मेन साधनों का आवंटन, दूसरी हेडिंग है कि साधनों का अनुकूलतम उपयोग कैसे हो। क्योंकि साधन मैंने पहले बताया साधन सीमित हैं, उन साधनों का ऐसा अनुकूलतम उपयोग करना है जो हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें और अधिक से अधिक जो हमारे देश के नागरिक हैं उन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इसलिए ऐसी रणनीति अपनानी होती है कि उन साधनों का अनुकूलतम उपयोग कर सकें और भविष्य के लिए भी साधनों को बचाए रख सकें, जिसको हम बाद में हम पढ़ेंगे। एक शब्द या कक्षा 11 में पढ़ा था आपने, धारणीय विकास की बात की थी। तो यह इसमें एक समस्या और आती है। तीसरा होता है कि देश का आर्थिक विकास कैसे करें। यह प्रत्येक देश के सामने समस्या होती है कि जिस देश का आर्थिक विकास अच्छा होता है उस देश के नागरिक अधिक संपन्न होते हैं, उस देश के नागरिक अधिक खुश होते हैं, अपना जीवन सुखमय जीवन जीते हैं। तो देश के आर्थिक विकास के लिए हमें साधनों का उपयोग करना है, अनुकूलतम उपयोग करना है, और अर्थव्यवस्था के संसाधनों के आधार पर ही हमने देश में उत्पादन कार्य संचालित करने हैं। तो ये हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि आर्थिक प्रणाली या इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। आर्थिक प्रणाली अर्थात देश के जो साधन के बारे में हमने बात की, देश में जो संसाधन हैं उन संसाधनों पर किसका अधिकार हो। इस आधार पर हम अर्थव्यवस्था को या आर्थिक प्रणाली को 3 भागों में बांटते हैं। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात मिक्स्ड इकोनॉमी। अब पूंजीवादी हम देखते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत अर्थात पूंजीपतियों का अधिकार होता है, उसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगर आप उदाहरण के रूप में समझें तो हमारे आसपास के उदाहरण जैसे हम कह सकते हैं, जहाँ पर जिस देश में सारी चीज़ें, सारी जो सेवाएं हैं, सारी जो वस्तुएं हैं वह सब प्राइवेट हैं, सरकारी कुछ नहीं है, उसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरी ओर समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार होता है, व्यक्तिगत किसी का अधिकार नहीं है। किसी एक व्यक्ति कोई फैक्ट्री नहीं है, सारे समाज की फैक्ट्री, सब लोग काम कर रहे हैं, उत्पादन के जो वहाँ उत्पादन हो रहा है वह उत्पादन सभी लोगों में बराबर बंट रहा है। तो यह समाजवादी अर्थव्यवस्था है।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता होती है, वहाँ पर जो लोग होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, वह लाभ के लिए कार्य करते हैं, लाभ के लिए उत्पादन करते हैं। दूसरी ओर समाजवाद में उत्पादन लाभ के लिए नहीं होता है, समाज कल्याण के लिए होता है, लोगों की भलाई के लिए होता है। और वहाँ पर पूंजीवाद में कीमत यंत्र हावी होता है, अर्थात वहाँ पर उपभोक्ता को सम्राट कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि जिस वस्तु की कीमत कम होगी उपभोक्ता उसी वस्तु को खरीदेगा, और उस जिस जिस विक्रेता की वस्तु अधिक बिकेगी उत्पादक की, उसकी अधिक बिक्री होगी, उसका अधिक आय होगी और वह अधिक उत्पादन करेगा। इसलिए यहाँ पर प्रतियोगिताएं होती हैं कीमत कम करने की, और इसका लाभ उपभोक्ता को होता है। दूसरी ओर इसका एक नेगेटिव पक्ष भी है, इसकी एक हानि भी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। यहाँ पर जो श्रमिक वर्ग है उसका शोषण होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जितना श्रमिक काम करते हैं, जितना उनको उत्पादन मिलना चाहिए, उत्पादन के पारितोषिक मिलना चाहिए, उतना उनको मजदूरी नहीं मिलती है, इसलिए उनका शोषण होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और जो तीसरी अर्थव्यवस्था है, इन दोनों के बीच का मार्ग है, क्योंकि वर्तमान में हम अगर किसी देश का उदाहरण देना चाहें, मैंने आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम कह सकते हैं कि जो अमेरिका है उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ अधिकांश जो व्यवस्था है वह प्राइवेटाइजेशन की है, पूंजीपतियों के हाथ में अर्थव्यवस्था है। और जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में रूस में, उसके बाद रूस USSR बना था, तो उस समय से रूस को हम 1991 तक, रूस के विघटन के तक हम समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण कह सकते हैं। लेकिन प्योरली हम कहें कि यह देश पूंजीवादी है, यह देश समाजवादी है, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए जब भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, क्योंकि यहाँ पर पूंजीवाद के भी गुण हैं, समाजवाद के भी गुण हैं। हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, स्वतंत्रता के बाद से हमने आर्थिक नियोजन शुरू किया, हमने पूंजीपतियों को भी प्रोत्साहित किया, तो हमारे यहाँ आर्थिक नियोजन में जो केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था शुरुआत हुई, और साथ साथ हमने प्राइवेट व्यक्तियों को भी, प्राइवेट जो कंपनियों को भी आमंत्रित किया। तो हमारे देश में दोनों व्यवस्थाएं साथ चलती हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी चलती है, जिन लोगों को लाभ कमाने के लिए कार्य करना है वो अपना लाभ कमा रहे हैं, उससे हमारे देश का भी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। दूसरी ओर जो हम समाज कल्याण, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को सरकार खुद उत्पादन करती है, तो आवश्यक वस्तुएं जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मिल रही हैं, तो यह समाजवाद का गुण भी है। तो हमारे देश में कौन सी अर्थव्यवस्था है? हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो अब ये आपकी अर्थव्यवस्था की बात हो गई है कि कौन सी अर्थव्यवस्था है, कौन सी आर्थिक प्रणाली है, और हम किस प्रकार से एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन कार्यों को, जो साधनों का बंटवारा कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों को इसको देखने के लिए धन्यवाद। और साथ ही आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने साथियों को, और साथ ही जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करें, ताकि जो अगला जो वीडियो होगा, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो अगला वीडियो होगा वह उसकी सूचना आपको मिल जाए। मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, तो ऑनलाइन में मेरे साथ आप इंटरेक्ट होंगे। कहीं पर कोई आपकी समस्या होगी तो उसका भी समाधान मैं तुरंत कर सकता हूं, या जब मैं बाद में वीडियो देखूंगा उस समय आपकी जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दे सकूँगा व्यक्तिगत रूप से भी। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।